क्वेश्चन नंबर 1, ठोस वस्तु में ऊष्मा चालन की दर डैश पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है बताइए? तो सामग्री की घनता पे, सामग्री के आयाम पर, घर्षण पर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर। किस पर डिपेंड करता है? किस पर डिपेंड नहीं करता है? तो आपका घर्षण पर डिपेंड नहीं करता है। चलिए विश्लेषण देख लेते हैं। ठोस वस्तु में ऊष्मा चालन का दर घर्षण पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊष्मा क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जो दो वस्तुओं के बीच उनके तापांतर के कारण एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित होती है ना? अतः ऊष्मा प्रवाह वस्तु के तापमान, ऊष्मा प्रवाह वस्तु के ताप, वस्तु में ऊष्मा की मात्रा तथा वस्तु में पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है, जो ठोस वस्तुओं में सामग्री का घनत्व, आयाम और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करती है। ठीक है ना? 2 नंबर प्रश्न पर आ जाइए, है ना? डैश डैश तंत्र द्वारा पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचारण किया जाता है ना? डैश तंत्र तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरित किया जा सकता है। संवहनी संबंधी, तंत्रिका तंत्र संबंधी, उत्सर्जन संबंधी और आपका है श्वसन संबंधी। तो आपका किसके द्वारा हो जाएगा? आपका संवहनी संबंधी द्वारा, है ना? संवहनी संबंधी 2 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। संवहन ऊष्मा के स्थानांतरण का संचरण के लिए एक विधि है। किसी तरल पदार्थ जैसे ठोस, द्रव और जैसे गैस, द्रव या प्लाज्मा में अणुओं के अणुओं के समग्र स्थानांतरण संवहन द्वारा ऊष्मा का लेन देन होता है। ठोसों में संवहन संभव नहीं है। ठोसों में संवहन संभव नहीं है, किंतु तरल पदार्थों में संवहन ऊष्मा के संचरण की एक मुख्य विधि है ना? लेकिन तरल पदार्थों में संवहन ऊष्मा की एक क्या है? आपका मुख्य विधि है। 3 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। ठीक है ना? 3 नंबर क्वेश्चन में क्या है? ऊनी कपड़े शरीर को जाड़े में गर्म रखता है, क्योंकि ऊन ऊष्मा का कुचालक होता है। ऊन ऊष्मा का कुचालक होता है। ऊन ऊष्मा का सुचालक होता है। ऊन आपका शरीर के तापमान को बढ़ाता है। ऊन शरीर के तापमान को घटाता है। तो ऊन ऊष्मा का कुचालक होता है। आंसर ये सही हो जाएगा। 3 का आंसर ये हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऊनी कपड़े जाड़े में शरीर को निम्नलिखित कारणों से गर्म रखते हैं। ऊन ऊष्मा का कुचालक होता है। ऊष्मा क्या होता है? कुचालक होता है। अतः शरीर की गर्मी को बाहर जाने से क्या करता है? शरीर की गर्मी को बाहर जाने से क्या करता है? वो रोकता है। ऊनी कपड़े के छिद्रों में हवा भर जाती है, जो कि ऊष्मा की कुचालक होती है, जिस कारण शरीर में ऊष्मा की हानि नहीं होती है। ऊनी कपड़ों के छिद्रों में हवा भर जाती है, जो कि ऊष्मा की कुचालक होती है, जिस कारण शरीर में ऊष्मा की हानि नहीं होती है। ठीक है ना? अगला 4 नंबर क्वेश्चन पर चल दीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? सौर कुकर के अंदर का रंग क्या होता है? सौर कुकर के अंदर का रंग सफेद, नीला, काला, भूरा होता है। कैसा होता है? काला होता है। क्या होता है? आपका काला रंग होता है। सौर कुकर या ओवन में ऐसे उपकरण होते हैं जो कि खाना बनाने या जल को गर्म करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करते हैं। यह कुकर एक धातु का डिब्बा होता है और इसके अंदर का रंग काला होता है, जो ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है। इसके ऊपर एक दर्पण लगा होता है जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश को कुकर के अंदर भेजता है, तथा इस पर एक कांच का ढक्कन होता है। इस पर क्या होता है? एक कांच का ढक्कन होता है जो अंदर की ऊष्मा को बाहर निकालने से क्या करता है? रोकता है ना? अगला 5 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। क्यूनिन क्यूनिन मलेरिया की एक आम दवा है। क्यूनिन मलेरिया की एक आम दवा है जो डैश के वृक्ष के छाल से प्राप्त होता है। तो कुनेन के वृक्ष से छाल से प्राप्त होता है। तो 5 का आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। जो क्यूनिन होता है ना, मलेरिया की एक आम दवा है जो वृक्ष के छाल से प्राप्त होता है। तो आपका कुनेन हो जाएगा। मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर, है ना? मादा एनोफिलीज नामक मच्छर के काटने से होता है। यह प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के
यह प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होने वाली बीमारी है। इसके इलाज के लिए सामान्यतः क्यूनिन दवा का प्रयोग करते हैं, जिसे कुनैन नामक वृक्ष के छाल से प्राप्त किया जाता है। ठीक है ना। उसके बाद खांसी, कुनैन की छाल से क्या किया जाता है, इसे प्राप्त किया जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। निम्न में से कौन सी बीमारी वायु के माध्यम से नहीं फैलती है? वायु के माध्यम से आपका सामान्य जुकाम वायु के माध्यम से फैलती है, निमोनिया भी वायु के माध्यम से फैलती है, निमोनिया नहीं फैलती है। ठीक है ना। निमोनिया, हाँ निमोनिया भी फैलती है, तपेदिक, है ना, और हैजा। हैजा आपका वायु के माध्यम से नहीं फैलती है, तो आपका हैजा आ जाएगा। खांसी, जुकाम, निमोनिया तथा तपेदिक, छह रोग आदि वायु के माध्यम से फैलने वाले हैं, जबकि हैजा दूषित पानी, हैजा आपका दूषित जल, हैजा कैसे फैलता है आपका दूषित जल, खाद्य पदार्थों तथा मक्खियों द्वारा फैलती है। हैजा रोग का कारक विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु है। हैजा रोग का कारक विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु है। उल्टी, दस्त, शरीर में पानी की कमी हैजा रोग की क्या है, आपका प्रमुख लक्षण है। ठीक है ना। अगला 7 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। एडीज मच्छर इसमें से किसके वाहक है? एडीज मच्छर आपका डेंगू का वाहक। एडीज मच्छर किसका वाहक है? एडीज इजिप्टी मच्छर, है ना। तो आपका डेंगू, 7 का बी आंसर सही हो जाएगा। एडीज मच्छर एडीज इजिप्टी मच्छरों की एक प्रजाति है जो डेंगू बुखार, चिकनगुनिया, जीका बुखार का वाहक है। इस वंश के मच्छर बहुत ऊंचाई तक नहीं उड़ पाते हैं। ठीक है ना। ज़्यादा ऊंचाई तक ये नहीं उड़ पाता। 8 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा जैव भू रासायनिक चक्र अवसादी चक्र है? निम्न में से कौन सा जैव भू रासायनिक चक्र अवसादी चक्र है? तो एक होता है कार्बनिक चक्र, सल्फर चक्र, नाइट्रोजन चक्र, हाइड्रोजन चक्र। निम्न में से कौन सा जैव भू रासायनिक चक्र अवसादी चक्र है? तो आपका हो जाएगा सल्फर चक्र। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सल्फर चक्र एक अवसादी चक्र है। सल्फर चक्र क्या है? एक आपका अवसादी चक्र है। कोई भी प्राकृतिक चक्र जिसके द्वारा जीवित पदार्थ के आवश्यक तत्व परिचालित होते हैं, जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। कोई भी प्राकृतिक चक्र जिसके द्वारा जीवित पदार्थ के आवश्यक तत्व परिचालित होते हैं, जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। अवसादी चक्र वे चक्र होते हैं, है ना। अवसादी चक्र वे चक्र होते हैं जिसमें चट्टानों का अपक्षय और खनिजों का अपरदन के साथ साथ चट्टानों का अपक्षय और खनिजों का अपरदन के साथ साथ पर्यावरण में इनके संचरण और पृथ्वी की पपड़ी में वापस आना शामिल है। इसके उदाहरण फास्फोरस चक्र, कैल्शियम चक्र, आयरन चक्र, सल्फर चक्र आदि है ना। तो अवसादी चक्र का आपका कौन सा उदाहरण हो जाएगा? फास्फोरस चक्र हो जाएगा, है ना, कैल्शियम चक्र हो जाएगा, आयरन चक्र हो जाएगा, सल्फर चक्र है। ये किसका है? अवसादी चक्र का क्या है? उदाहरण। अवसादी चक्र का उदाहरण है आपका फास्फोरस चक्र, कैल्शियम चक्र, आयरन चक्र, सल्फर चक्र, ये है आपका। ठीक है। अगला है 9 नंबर क्वेश्चन। रक्त में यूरिया अम्ल की अधिकता डैश का लक्षण है ना। तो संधि शोध, गठिया, आमवात और अवमलित। तो किसका है आपका? रक्त में यूरिया अम्ल की मात्रा बढ़ने के कारण यूरिक अम्ल की बढ़ी हुई मात्रा क्रिस्टल के रूप में जोड़ों, कंडरा तथा आसपास के ऊतकों पर जमा हो जाता है, जिससे हड्डियों में दर्द उत्पन्न हो जाता है, जिसे गठिया रोग कहते हैं। जिसे कौन सा रोग कहते हैं? गठिया रोग कहते हैं। यूरिया में यूरिक अम्ल की अधिकता का डैश लक्षण है, तो किसका है? गठिया रोग हो जाता है। 9 का बी हो जाएगा। रक्त में यूरिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाने के कारण यूरिक अम्ल की बढ़ी हुई मात्रा क्रिस्टल के रूप में जोड़ों, कंडरा तथा आसपास के ऊतकों पर जमा हो जाता है, जिससे हड्डियों में दर्द उत्पन्न हो जाती है, जिसे गठिया रोग कहते हैं। जिसे कौन सा रोग कहते हैं? गठिया रोग कहा जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन अधिक काम कर सकता है? निम्नलिखित में से कौन अधिक काम कर सकता है? एक, घूमता हुआ पहिया,
बंदूक की एक चलती हुई गोली, गतिशील पत्थर, एक उठाया हुआ हथौड़ा। निम्नलिखित में से कौन अधिक काम कर सकता है? तो अधिक काम कर सकता है घूमता हुआ जो बंदूक से चली गई गोली, है ना। 10 का बी आंसर सही हो जाएगा। किसी भी वस्तु को कार्य करने के लिए बल और बल की दिशा में विस्थापित दूरी की आवश्यकता होती है। विकल्प बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। न्यूटन के गति का तीसरा नियम न्यूटन के गति का तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया नियम लागू होता है। न्यूटन के गति का तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया नियम लागू होता है। जो बंदूक की निकली गोली को अधिक दूरी तक विस्थापित करता है, अतः बंदूक से निकली गोली अधिक कार्य करती है। बंदूक से निकली गोली क्या करती है? अधिक कार्य करती है। अगला है 11 नंबर प्रश्न पर आ जाइए। एक घर में एक घर में एक माह में एक घर में है ना एक घर में एक माह में 900 गुना 10 के पावर 6 जूल ऊर्जा की खपत हुई। इकाई में यह ऊर्जा कितनी होगी? इकाई में यह ऊर्जा कितनी होगी? तो इकाई में ऊर्जा निकालना है, एक यूनिट ऊर्जा के बाद बताना है। ऊर्जा एक ऐसा कारक है जो कार्य करने के लिए आवश्यक होता है। जिस कारण से किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता उत्पन्न होती है, उसे ऊर्जा कहते हैं। ऐसा पद्धति में ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। ऐसा पद्धति में ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? आपका जूल होता है। ठीक है ना। एक यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट पर आवर, 1 किलोवाट आवर। ठीक है ना। 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल हो जाएगा। कुल ऊर्जा यूनिट में 900 है ना, तो 900 है गुना 10⁻⁶। 900 गुने 10⁻⁶ बट्टा में क्या हो जाएगा आपका? बट्टा में 3.6 हो जाएगा। गुने 10⁻⁶, 10⁻⁶ कट जाएगा तो उधर बच जाएगा आपका, ये हो जाएगा 9000 बट्टा में 36, है ना। इस प्रकार से आपका कितना हो जाएगा? 250 यूनिट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 250 यूनिट हो जाएगा। 250 यूनिट हो जाएगा, है ना। अगला है 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन पर आ जाए। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? कार्य करने की दर। कार्य करने की दर क्या कहलाती है? कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं, है ना। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। ठीक है ना। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है? शक्ति कहा जाता है। ठीक है ना। तो 12 नंबर क्वेश्चन, किसी निकाय द्वारा एकांक समय में किए गए कार्य को उसकी शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। अर्थात कार्य करने या ऊर्जा स्थानांतरण की दर को शक्ति पावर कहते हैं। इसका मात्रक जूल पर सेकेंड या वाट होता है। यह एक अदिश राशि है। यदि कोई कारक टी समय में डब्लू कार्य करता है तो कारक की शक्ति पी कार्य बट्टा में क्या हो जाएगा? आपका समय हो जाता है। कार्य बट्टा में क्या हो जाएगा? आपका समय हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए धाक से। ठीक है ना। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 13 नंबर क्वेश्चन क्या करता है? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ऊर्जा को केवल निर्माण किया जा सकता है, ऊर्जा को केवल नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा का निर्माण किया जा सकता है और उसे नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है ना। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है ना। तो ये होता है ऊर्जा का। 14 नंबर प्रश्न पर आ जाइए। उत्प्लावकता बोयंसी सिद्धांत के आधार पर जहाज पानी में तैरता है। सर्वप्रथम इस सिद्धांत का पहचान का श्रेय किसको दिया जाता है? किस वैज्ञानिक को दिया जाता है? इस वैज्ञानिक को दिया जाता है, बताइए। नील्स बोर, केपलर, आर्किमिडीज, केन, उसके बाद रुथफोर्ड। तो आर का आंसर हो जाएगा आर्किमिडीज हो जाएगा। ठीक है ना। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्प्लावकता बोयंसी सिद्धांत के आधार पर जहाज में पानी तैरती है। सर्वप्रथम इस सिद्धांत का पहचान का श्रेय इस सिद्धांत का पहचान का श्रेय
आर्किमिडीज को जाता है। इस सिद्धांत का श्रेय किसको जाता है? आर्किमिडीज को जाता है। इनके अनुसार जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरा अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में आभासी कमी हो जाती है। भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के क्या होता है? आपका बराबर होता है। नील्स बोर ने क्या कहा था? क्वांटम विचारों के आधार पर हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम क्वांटम क्वांटम विचारों के आधार पर हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या की तथा नाभिक विखंडन का सिद्धांत क्या किया था? प्रस्तुत किया था। केपलर ने सौर मंडल के ग्रहों की गति का सिद्धांत दिया था। और केन रूथरफोर्ड ने, न्यूजीलैंड के क्रिकेटर है केन रूथरफोर्ड आपका क्या है? आपका केन रूथरफोर्ड आपका न्यूजीलैंड का क्या है? आपका क्रिकेटर है। ठीक है ना। अगला चलाइए 15 नंबर पर। दबाव को डैश से मापा जा सकता है। दबाव को डैश से मापा जा सकता है। द्रव्यमान एवं घनत्व, किए गए कार्य, बल और क्षेत्रफल, बल और दूरी। तो दबाव को डैश में मापा जाता है। दबाव को आपका बल और क्षेत्रफल में मापा जाता है। ठीक है ना। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दबाव को बल एवं क्षेत्रफल में मापा जाता है। दबाव को बल एवं क्षेत्रफल में मापा जाता है। दबाव बराबर होता है बल बट्टा में क्षेत्रफल। दबाव का मात्रक होता है आपका पास्कल, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। 16 नंबर पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन से निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी दिए गए द्रव्य में वस्तु पर कार्यरत उत्प्लावन बल के परिणाम पर निर्भर करता है? उत्प्लावन बल के परिणाम पर निर्भर करता है। कौन सा करता है बताइए? तरल पदार्थ के घनत्व और उसमें डूबी हुई वस्तु का द्रव्यमान, इसमें डूबी हुई वस्तु का वजन, तरल पदार्थ का घनत्व और उसमें डूबी हुई वस्तु का आयतन। ठीक है ना। तो आपका सी सही हो जाएगा। तरल पदार्थ का घनत्व और उसमें डूबी हुई वस्तु का आयतन पर क्या करता है? डिपेंड करता है। अब 16 का सी आंसर सही हो जाएगा। 16 का आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी सही हो जाएगा। तो 16 में सी देखते हैं। तरल पदार्थों का घनत्व, तरल पदार्थ का घनत्व और उसमें डूबी हुई वस्तु का आयतन उत्प्लावन बल के परिणाम पर क्या करता है? निर्भर करता है। किसी तरल द्रव में आंशिक रूप से पूर्ण रूप से डूबी किसी वस्तु के ऊपर की ओर लगने वाला बल उत्प्लावन बल कहलाता है। उत्प्लावन बल नावों, जलयानों, गुब्बारों आदि के कार्य के लिए जिम्मेदार है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले आर्किमिडीज ने किया था। उत्प्लावन बल का सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था? आर्किमिडीज ने किया था। अगला है पानी का घनत्व क्या है? पानी का घनत्व क्या है आपका? 1000 किलो प्रति घन मीटर। 1000 किलो प्रति घन मीटर, 10 किलो प्रति घन मीटर, 1 किलो प्रति घन मीटर, 100 किलो प्रति घन मीटर। तो पानी का घनत्व क्या है आपका? 1000 किलो प्रति घन मीटर होता है। जल का घनत्व 1000 केजी प्रति मीटर क्यूब होता है, प्रति घन मीटर होता है ना, प्रति घन मीटर होता है। जल H2O पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अणु है, जो इस ग्रह की सतह से 70% का गठन करता है। आमतौर पर मानव शरीर में जल की मात्रा 55 से 78% होती है। आमतौर पर मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? 55 से 78% तक होती है। 18 नंबर क्वेश्चन चलाइए। न्यूजीलैंड के आवर्ती वर्गीकरण न्यूलैंड के आवर्ती वर्गीकरण में 10वां तत्व निम्नलिखित में से किसके जैसा था? 10वां तत्व निम्नलिखित में से किसके जैसे था? तो आपका है ना, इसमें आपका हो जाएगा तीसरा तत्व के लिए, है ना। न्यूलैंड के आवर्ती वर्गीकरण में 10वां तत्व निम्नलिखित में से किसके जैसा था? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, न्यूलैंड। अंग्रेज रसायनज्ञ जॉर्ज अलेक्जेंडर न्यूलैंड ने 1864 ईस्वी में अष्टक नियम दिया था। 1864 में किसने कौन सा नियम दिया था? आपका अष्टक नियम दिया था, है ना। अंग्रेज रसायन विज्ञानिक जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड ने
1864 ईस्वी में अष्टक नियम लॉ ऑफ ऑक्टेव्स को विकसित किया था। उन्होंने तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया तथा पाया कि किसी भी तत्व के प्रारंभ करने पर आठवें तत्व के गुण प्रथम तत्व के क्या होता था, समान होता था। आठवें तत्व का गुण प्रथम तत्व के क्या होता था, समान होता है। न्यूलैंड अष्टक न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया था। डोबेरियन ने त्रिक नियम दिया था। उसके बाद प्रथम न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया था। तो प्रारंभ करने पर आठवें तत्व का गुण प्रथम तत्व के क्या होता है, समान होता है। यह संबंध उसी प्रकार का था जैसे आठवें सांगीतिक स्वर बोले तो 8 म्यूजिकल नोट्स का संबंध प्रथम संगीतिक स्वर के साथ होता है। अर्थात आवर्त सारणी में 10वां तत्व तीसरे तत्व के साथ समान गुण को क्या करेगा, दर्शाएगा। ठीक है ना। 19 नंबर प्रश्न पर आ जाइए। 19 नंबर प्रश्न क्या बोलता है, चलिए देख लेते हैं। निम्नलिखित ट्रायड में कौन सा एक डोबेराइनर ट्रायड का प्रतिनिधित्व करता है। डोबेराइनर का प्रतिनिधित्व करता है तो आपका आंसर ये हो जाएगा, लिथियम सोडियम और कैल्शियम हो जाएगा। डोबेराइनर ने त्रिक नियम दिया था और न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया था, है ना। डोबेराइनर ने त्रिक नियम दिया था और न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया था। ठीक है, तो आपका आंसर ये जाएगा लिथियम सोडियम और पोटेशियम, लिथियम सोडियम और पोटेशियम हो जाएगा। ठीक है ना। 19वीं शताब्दी, 19 का ये आंसर हो जाएगा। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में एक जर्मन रसायनज्ञ जॉन डोबेराइनर ने तत्वों को उनके गुणों के आधार पर तीन तीन के समूहों में विभाजित किया। ये समूह त्रियक ट्राइड्स या ट्राइड्स कहलाते हैं। इनके अनुसार किसी त्रिक के तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के क्रम में रखने पर प्राप्त समूह में किनारों के तत्वों का औसत औसत बीज औसत बीच में तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है ना। तो बीच में तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के क्या होता है, बराबर होता है। लिथियम सोडियम और पोटेशियम एक डोबेरेनर है ना। डोबेरेनर ट्राइड का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है ना, डोबेरेनर ट्राइड का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। 20 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था। आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था, डेमेट्री मेंडलीफ ने आवर्त सारणी का मेंडलीफ ने। डोबेराइनर ने त्रिक नियम दिया था, मेंडलीफ ने। आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था बताइए, तो मेंडलीफ ने आवर्त सारणी का आविष्कार किया था। 20 का ए आंसर है। मेंडलीफ ने आवर्त सारणी का आविष्कार 1869 ईस्वी में किया था। मेंडलीफ ने आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों को भौतिक, है ना, रासायनिक गुण के उसके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन में मेंडलीफ के समय ज्ञात तत्वों की संख्या 63 थी। मेंडलीफ के समय ज्ञात तत्वों की संख्या 63 थी। उन्होंने आवर्त सारणी में 9 वर्ग और 7 आवर्त में क्या किया था, बांटला था। ठीक है ना। तो मेंडलीफ देख लिए, डोबेराइनर ने त्रिक नियम दिया था। लिथियम सोडियम पोटेशियम की बात करेंगे। और न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया था। और मेंडलीफ ने आवर्त सारणी का नियम दिया था। और इन्होंने परमाणु द्रव्यमान के अकॉर्डिंग सजा दिया था। और इसमें सिर्फ उस समय 63 ही एलिमेंट मिला था, 63 ही तत्वों की बात हुई थी। 9 वर्ग और 7 आवर्त की इसमें बात कर दिया इन्होंने, है ना। और मोस्ले के अकॉर्डिंग आधुनिक आवर्त सारणी का बाप कौन है, मोस्ले। ठीक है ना। और उसने क्या किया था, जो भी एलिमेंट है उसको परमाणु क्रमांक के अकॉर्डिंग सजाया। 21 नंबर पर आ जाइए। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, है ना, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है ना, यानी आर उसका 30 सेंटीमीटर है। उसके कार्टेजियन साइन कन्वेंशन के अनुसार उसकी फोकस लंबाई किस तरह व्यक्त किया जा सकता है। देख लीजिए, अवतल दर्पण है ना, तो अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी हो जाएगा निगेटिव में होगा। ठीक है ना। तो आपका त्रिज्या है 30, तो फोकस है आपका हो जाएगा 15। ठीक है ना। क्योंकि त्रिज्या होता है ना, डबल होता है किसका, फोकस का।
तो -15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? -15 हो जाएगा। किसी भी गोलीय 21 का ये आंसर सही हो जाएगा। किसी भी गोलीय दर्पण की फोकल लंबाई फोकल लेंथ जिसे एफ से प्रदर्शित करते हैं, इस गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर की क्या होती है? आधी होती है। उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर की फोकस लंबाई सदैव धनात्मक एवं अवतल दर्पण कॉनकेव लेंस की फोकस सदैव क्या होता है? ऋणात्मक होता है। ठीक है ना। तो अवतल दर्पण की फोकस जो होता है ना सदैव क्या होता है आपका? उत्तल की फोकस सदैव क्या होता है? धनात्मक होता है। और अवतल दर्पण की फोकस क्या होता है? सदैव आपका ऋणात्मक होता है। यहाँ पर अवतल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या r बराबर 30 सेंटीमीटर है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी f बराबर क्या हो जाएगा? 30/2 हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न पर आ जाइए। 22 नंबर प्रश्न पर वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई से वस्तु की ऊंचाई का अनुपात कहलाता है। वस्तु की प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात बराबर क्या कहते हैं? ठीक है ना। इसको हम लोग कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? आवर्धन। आवर्धन हो जाएगा ना। तो एच आई बट्टा में एच आई बटा में कि प्रतिबिंब की ऊंचाई है ना, प्रतिबिंब की ऊंचाई हाइट ऑफ इमेज और वस्तु की ऊंचाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। प्रतिबिंब की ऊंचाई एच ओ हाइट ऑफ प्रतिबिंब की ऊंचाई, आवर्धन और प्रतिबिंब की ऊंचाई। वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई से वस्तु की ऊंचाई का अनुपात रेखीय आवर्धन कहलाता। क्या कहलाता है आपका? रेखीय आवर्धन कहलाता। क्या कहलाता है? रेखीय आवर्धन कहलाता है। अगला है 23 नंबर प्रश्न। प्राकृतिक प्राकृतिक तंतु प्राकृतिक तंतु प्राकृतिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आपका प्राकृतिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्राकृतिक जो प्रकाशिक तंतु आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। बी हो जाएगा। क्वार्ट्ज कांच के बने लंबे तथा पतले हजारों रेशों से बना प्रकाशिक तंतु है ना। क्वार्ट्ज कांच के बने लंबे तथा पतले हजारों रेशों से बना प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा प्रकाश संकेतों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना ऊर्जा क्षय के स्थानांतरित किया जा सकता है। इसका प्रयोग भागों मानव शरीर के आंतरिक भागों के परीक्षण अर्थात अंतःदर्शी एंडोस्कोपिक में किया जाता है। ठीक है ना। 24 नंबर प्रश्न पर आ जाइए। किसी व्यक्ति के निकट दृष्टि दोष को सुधारने के लिए किस लेंस का प्रयोग करेंगे हम लोग? तो इसको हम लोग जैसे कि अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे हम लोग? अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे, है कि नहीं। निकट दृष्टि दोष है तो अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। दूर दृष्टि दोष होता है तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। तो आपका जैसे कि उत्तल लेंस क्या होता है? उत्तल लेंस आपका डाइवर्जिंग होता है, सॉरी उत्तल दर्पण क्या होता है आपका? डाइवर्जिंग होता है ना। बोले तो अपसारी होता है। तो आपका अवतल लेंस क्या हो जाएगा आपका? अभिसारी हो जाएगा। ठीक है ना। अभिसारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 24 का क्या हो जाएगा आपका? अपसारी। अपसारी हो जाएगा। अपसारी लेंस हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर निकट दृष्टि दोष है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? अवतल का इस्तेमाल करेंगे। कौन सा लेंस? अवतल लेंस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना। तो अवतल लेंस का इस्तेमाल करेंगे ना, तो ऐसे समझिए अवतल जो अवतल जो लेंस होता है, अवतल दर्पण होता है ना, अभिसारी होता है। अवतल दर्पण अभिसारी होता है। तो अवतल लेंस क्या हो जाएगा आपका? अपसारी हो जाएगा, है ना। और दूसरी तरफ से ये समझिए कि अगर उत्तल लेंस की बात करते हैं तो ये अपसारी होता है। उत्तल दर्पण क्या होता है? अपसारी होता है। तो उत्तल लेंस क्या हो जाएगा आपका? अभिसारी हो जाएगा, है ना। इस तरह से आपको समझना होगा। ठीक है।
तो निकट दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। निकट दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? रेटिना पर न बनकर रेटिना के पहले बन जाता है। रेटिना पर न बन के रेटिना के क्या बन जाता है? आपका पहले बन जाता है। अतः 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 पास की वस्तु को साफ परंतु दूर की वस्तु को धुंधली दिखाई देती है। इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस, अपसारी लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस, अपसारी लेंस का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। अगला है 25 नंबर प्रश्न पर आ जाइए। रोशनी के लिए साधारण बल्ब की जगह एक एलईडी और सीएफएल इसकी वजह से ले रहे हैं, है ना। ऊर्जा दक्षता, सामर्थ्य, समान उपलब्धता, सुविधाजनक निपटान। तो इसकी ऊर्जा दक्षता, है ना, ऊर्जा दक्षता पर डिपेंड करता है ना। तो रोशनी के लिए साधारण बल्ब की जगह एलईडी की एक इसलिए वजह है कि ऊर्जा दक्षता, ठीक है ना। रोशनी के लिए 25 का ए आंसर सही हो जाएगा। रोशनी के लिए साधारण बल्ब के जगह एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड और सीएफएल कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, सीएफएल कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप इसकी ऊर्जा दक्षता की वजह से ले रहे हैं। किसके वजह से रह रहे हैं? उनकी ऊर्जा दक्षता की वजह से ले रहे हैं। एलईडी मुख्य लाभ है। एलईडी का मुख्य लाभ क्या है? ऊर्जा की बचत में एलईडी उपयोगी। ऊर्जा की बचत में एलईडी उपयोगी, है ना। एलईडी ऊर्जा की बचत में क्या आपका उपयोगी है? 2 नंबर, इनके छोटे आकार के कारण इन्हें प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में लगाना क्या होता है? सरल होता है। इनके छोटे आकार के कारण प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में लगाना क्या होता है? आसान होता है। यह प्रकाश स्रोत की अपेक्षा एलईडी बहुत कम क्या करता है? कम विकिरित करता है। प्रकाश स्रोत की अपेक्षा एलईडी बहुत कम विकिरण करता है। चौथा है, दूसरे फ्लोरोसेंट लैंप की तरह एलईडी में मरकरी नहीं होती है। दूसरे फ्लोरोसेंट लैंप की तरह एलईडी में मरकरी नहीं होती है। इस कारण इसके विषैले होने की संभावना कम हो जाती है, ठीक है ना। अगला 26 नंबर पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन के गति के पहले नियम को दर्शाता है? न्यूटन गति के पहले नियम को कौन दर्शाता है? जब हम पैडल चलाना बंद कर देते हैं तो साइकिल धीमी होनी शुरू हो जाती है। तो एक्शन रिएक्शन की बात हो गया, है ना। तेजी से चलती हुई क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय क्षेत्रक उसके बाद चल रहे गेंद के साथ धीरे से हाथ पीछे करता है। ये तो संवेग संरक्षण का नियम होता है। आपका दूसरा पर चल जाएगा। तीसरा है आपका, जब एक बस अचानक शुरू होती है तब यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है। ये आपका न्यूटन के प्रथम नियम के अकॉर्डिंग है ना। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। रॉकेट लॉन्च करना, ये तो ऑप्शन ये न्यूटन के गति के तीसरे नियम है, ठीक है ना। तो आपका 26 का सी सही हो जाएगा। न्यूटन की गति का प्रथम नियम, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह तब तक विराम अवस्था में ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। अर्थात सभी वस्तुएं अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जब एक बस अचानक शुरू होती है तब यात्रियों के पीछे की ओर झटका लगना, क्योंकि जब हम किसी बस में यात्रा करते हैं तो रुकी हुई बस के सापेक्ष हमारा शरीर विरामावस्था में रहता है, परंतु बस अचानक शुरू होती है तो बस के साथ सीट भी बस के साथ सीट भी हमारे बस के साथ सीट भी हमारे साथ शरीर गति अवस्था में आ जाता है। हमारे साथ शरीर गति अवस्था में क्या करता है? आ जाता है। परंतु हमारा शरीर जड़त्व के कारण विराम अवस्था में ही बने रहने का क्या करता है? प्रयास करता है। परंतु हमारा शरीर जड़त्व की विराम अवस्था में ही बने रहने क्या करता है? आपका प्रयास करता है, ठीक है। अगला 27 नंबर प्रश्न पर आ जाइए। 27 नंबर प्रश्न क्या बोलते हैं? बल का समीकरण F में बराबर है। बल समीकरण में F बराबर है। F बराबर क्या होता है? ma होता है। F बराबर क्या होता है? आपका ma होता है, ठीक है ना। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है अथवा परिवर्तन करने की चेष्टा करता है। बल एक सदिश भौतिक राशि है एवं इसका SI मात्रक न्यूटन होता है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m और
एम है एवं बल एफ लगने पर त्वरण ए के अंतर्गत गतिशील हो जाती है, तो एफ बराबर क्या होता है, एम ए के समतुल्य होता है। एफ बराबर क्या होता है, एम ए के समतुल्य होता है। न्यूटन गति के दूसरे नियमानुसार किसी वस्तु पर लगा बल उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर के क्या होता है, आपका बराबर होता है। 28 नंबर प्रश्न में आ जाइए। 14 केजी द्रव्यमान 14 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु है, 28 मीटर पर सेकेंड के वेग से आपका पिंड को संवेग दिया गया है। तो आप देख लीजिए, ये आपका m दिया गया है और v दिया गया है। तो संवेग की बात करते हैं, तो संवेग वेग का फार्मूला p इक्वल टू क्या आता था, आपका एम भी होता है ना। तो फार्मूला लगाइए, मार दीजिए धड़ाक से। देख लीजिए बी आंसर सही हो जाएगा आपका 392 केजी मीटर पर। पिंड का द्रव्यमान m बराबर 14 केजी है। पिंड का वेग v बराबर 28 केजी है, 28 मीटर पर सेकेंड। p बराबर m भी होता है। p बराबर कितना हो जाएगा आपका 14 गुने 28, 292 केजी मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, है कि नहीं। इस प्रकार से एकदम धराधर बना दीजिए। 29 नंबर पर आ जाइए आराम से। यदि पृथ्वी का पृथ्वी पर आपका वजन 38 किलो है, पृथ्वी पर आपका वजन कितना है, 38 किलो है कि नहीं। तो बुध ग्रह पर आपका वजन कितना होगा। बुध ग्रह पर वजन पूछ रहा है, तो बुध ग्रह पर वजन कितना हो जाएगा आपका, आपका 14 दशमलव कितना हो जाएगा, 14.3 किलो हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 14.3 किलो हो जाएगा। यदि पृथ्वी पर किसी वस्तु का वजन 38 किलो है, तो बुध ग्रह पर उसका वजन 14.3 किलो होगा, क्योंकि बुध ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में 38% है। कितना परसेंट है उस वहाँ पर, 38% है कि नहीं। कितना परसेंट है, 38% है। यह सूर्य के सबसे निकट स्थित है। सौरमंडल का 38% है, ठीक है ना। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है ना। बुध का घनत्व 5.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो आपका कोई भी वस्तु है ना, बुध ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का कहाँ कितना है, वहां पर 38%। कितना है, 38%। इस प्रकार से बनाइएगा, ठीक है ना। 30 नंबर प्रश्न। पेंडुलम पेंडुलम लयबद्ध दोलक पेंडुलम लयबद्ध दोलक हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह काम करता है, अतः डैश में इसका प्रयोग किया जाता है। पेंडुलम का प्रयोग किस में किया जाता है, बताइए। तो कलाई में दादाजी की घड़ी में, कलाई में पहनने वाली घड़ी में, धूप घड़ी में, रेत की आपका घड़ी में, ठीक है ना। तो पेंडुलम प्रयोग किया जाता है दादाजी की घड़ी में, ठीक है ना। पेंडुलम कहाँ पर प्रयोग किया जाता है, दादाजी की घड़ी में किया जाता है, ठीक है ना। पेंडुलम पेंडुलम लयबद्ध दोलक हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह काम करता है। यह दादाजी की घड़ी में इसका प्रयोग किया जाता है। जब कोई पिंड एक निश्चित समय अंतराल में जब कोई पिंड एक निश्चित समय अंतराल में एक ही निश्चित पथ पर बार बार अपनी गति को दोहराता है, तो इसकी गति को सरल आवर्त गति कहते हैं। पेंडुलम सरल आवर्त गति की तरह व्यवहार करता है। पेंडुलम सरल आवर्त गति की तरह क्या करता है, व्यवहार करता, ठीक है ना। 31 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। वेग वेग में परिवर्तन, है ना, लगने वाला समय, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, है कि नहीं। 31 का सी हो जाएगा। किसी पिंड वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। इसका मात्रक मीटर प्रति वर्ग सेकेंड अर्थात मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। त्वरण त्वरण बराबर हो जाएगा वेग में परिवर्तन बट्टों में समूह,
वेग में परिवर्तन बट्टों में क्या हो जाएगा, समय। 32 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करता है तो इसे डैश में कहा जाता है। ठीक है ना, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करता है तो इसे डैश कहा जाता है, डैश में कहा जाता है। समान समय अंतराल में असमान दूरी तय कहा जाता है, इसे डैश में कहा जाता है। तो असमान गति कहा जाता है इसको। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय नहीं करता है तो इस गति को असमान गति कहा जाता है। असमान गति का दूरी समय ग्राफ एक वक्र रेखा में होता है। ये दूरी और इधर क्या आ जाएगा आपका समय। एक वस्तु में कोई वस्तु जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय नहीं करती है तो इस गति को असमान गति कहा जाता है। असमान गति का दूरी समय ग्राफ एक वक्र रेखा में होता है। इधर हो गया दूरी, इधर समय हो गया। ठीक है ना। 33 नंबर प्रश्न पर आ जाइए। 33 नंबर प्रश्न क्या बोलता है। एक वस्तु स्थिर स्थिति में आरंभ होकर 4 मीटर प्रति वर्ग सेकंड के निरंतर त्वरण से स्थानांतरित होता है तो 8 सेकंड के बाद उसकी गति कितना हो जाएगा। यदि कोई वस्तु आरंभ होकर 4 मीटर प्रति सेकंड वर्ग से निरंतर त्वरण में करता है तो आपका 4 मीटर प्रति सेकंड v बराबर 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। और आपका 8 सेकंड के बाद t बराबर कितना, 8 सेकंड। और एक वस्तु अपनी आरंभ होकर, तो u बराबर तो 0 ही होगा ना। और इसकी गति पूछ रहा है, गति वेग पूछ रहा है। ठीक है ना, तो बनाओ जल्दी जल्दी। तो v बराबर u प्लस ए टी फार्मूला लगो। v बराबर फार्मूला क्या था, v बराबर u प्लस ए टी। तो इनिशियल वेलोसिटी हम लोग 0 मान लेंगे। ठीक है ना, तो u बराबर 0 गुना a बराबर दिया गया है आपको 4। सीरेन त्वरण, त्वरण की बात करते हैं, प्रति मीटर वर्ग सेकंड में निरंतर त्वरण में स्थानांतरित होता है। तो यानी एक्सीलेशन हो गया आपका 4 और 8 हो गया आपका समय हो गया। ठीक है, 8 समय 8 सेकंड। v बराबर क्या होता है, v बराबर u प्लस ए टी होता है। ठीक है ना, तो v बराबर u प्लस 32 मीटर पर सेकंड हो जाए, है कि नहीं। अगला 34 नंबर प्रश्न। 34 नंबर प्रश्न पर लो। सोनार एक उपकरण है जो डैश वस्तुओं की दूरी की दिशा और गति को मापने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करता है। तो सोनार आपका है पानी के नीचे, है ना, और 34 का डी हो जाएगा। ठीक है ना। सोनार एक उपकरण है जो पानी के भीतर की वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति मापने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करता है। किसका प्रयोग करता है, अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करता है। ठीक है ना। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। ध्वनि तरंगों की विशेषता नहीं है, ध्वनि तरंगों की विशेषता नहीं है। आयाम तो है, वेग, आवृत्ति आवृत्ति और हर्ज। ध्वनि तरंग की विशेषता आपका हर्ज नहीं है ना। हर्ज ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है ना। ये आपका विशेषता इलेक्ट्रिसिटी के जो आयाम होता है ना, तो आयाम को हम लोग उधर हर्ज में क्या करते हैं, उसको मापते हैं। तो ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं, आपका हर्ज नहीं है। 35 का डी हो जाएगा। हर्ज ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं, यह आवृत्ति का एसआई मात्रक है। यह आवृत्ति का क्या है, आपका एसआई मात्रक। ध्वनि तरंग हर्ज ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है। ध्वनि हर ध्वनि तरंग की विशेषता ने यह आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक है। ध्वनि तरंग की 5 विशेषताएं होती है। तरंग, तरंग दैर्ध्य, आयाम, समय अवधि, आवृत्ति, वेग या गति, है ना। ध्वनि तरंग की व्यवस्था तरंग दैर्ध्य। ठीक है ना। आयाम देख लीजिए, जिसका तारत्व ज्यादा होगा ना, आपका जो तारत्व किस पर डिपेंड करता है, तारत्व आपका
तारत्व आपका आयाम पर डिपेंड करता है, नहीं, तारत्व आवृत्ति पर डिपेंड करता है। तारत्व किस पर डिपेंड करता है? आवृत्ति पे। और जो होता है आपका लाउडनेस, वो किस पर डिपेंड करता है? आपका आयाम पर डिपेंड करता है। लाउडनेस आयाम पर डिपेंड करता है। समय अवधि, आवृत्ति और वेग या गति वायु में ध्वनि तरंगों का अनुदैर्ध्य तरंगे होती है ना। किसी भी ध्वनि तरंग के वेग का तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति में संबंध इस प्रकार से होता है। ये तरंग दैर्ध्य है और आपका वेग है और ये आपका आवृत्ति है, ठीक है ना, आवृत्ति। तो तरंग दैर्ध्य आवृत्ति में संबंध इस प्रकार से होता है। अगर आपका किसी का आयाम अगर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना, किसी का आवृत्ति, है ना, किसी की आवृत्ति क्या ज़्यादा होगी तो उसका क्या हो जाएगा? आपका तरंग दैर्ध्य कम हो जाएगा। जिसका आवृत्ति जिसका आवृत्ति कम होगा उसका तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगा, जिसका आवृत्ति ज़्यादा होगा उसका तरंग दैर्ध्य कम हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से याद रखिएगा। तो लैम्डा बराबर क्या होता है? भी बट्टा में एफ। लैम्डा बराबर क्या होता है? भी बट्टा में एफ। लैम्डा बराबर भी बट्टा में एफ होता है। लैम्डा बराबर क्या होता है? भी बट्टा में एफ। भी तरंग दैर्ध्य, भी तरंग का वेग होता है, एफ आवृत्ति, और लैम्डा क्या? तरंग दैर्ध्य होता है। 36 नंबर प्रश्न पर आ जाइए। किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति, किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति भी, किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति भी आवर्तकाल टी के बीच क्या संबंध होता है ना। भी और टी के बीच में क्या संबंध होता है? तो आपका होता है ना, व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है, ठीक है ना। ध्वनि की आवृत्ति 36 का सी हो जाएगा। एन इजकल टू क्या हो जाएगा? आपका आवृत्ति। आवृत्ति को भी से डिनोट करते हैं और टाइम को टी से डिनोट करते हैं। ध्वनि तरंग की आवृत्ति और जो के बीच में क्या होता है? एन इजकल टू 1/2 होता है। ध्वनि की आवृत्ति को एन से डिनोट करते हैं, है ना। तो एन बराबर क्या हो जाएगा? एन बराबर हो जाएगा 1/में टी हो जाएगा, ध्वनि का आवर्तकाल। ध्वनि की आवृत्ति ध्वनि के आवर्तकाल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ध्वनि की आवृत्ति जो होती है ना, इसको वी से डिनोट किया जाता है। ध्वनि की आवृत्ति, है ना, आवृत्ति को एफ से डिनोट करते हैं बे, है ना। ध्वनि का जो आवृत्ति होता है ना, ध्वनि की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी, आपका ध्वनि का आवर्तकाल की क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझ में लो। 37 में बिल्कुल मंद, बिल्कुल मंद श्रव्य ध्वनि का तीव्रता स्तर कितना? बिल्कुल मंद है, एकदम बिल्कुल मंद ध्वनि, श्रव्य ध्वनि तरंग की तीव्रता स्तर कितना है? 0 डेसिबल होता है। 0 डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता का मापन डेसिबल में किया जाता है। बिल्कुल मंद श्रव्य ध्वनि की तीव्रता स्तर 0 डेसिबल होता है। मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर 60 डेसिबल होता है ना। मनुष्य के लिए मानक ध्वनि डेसिबल कितना होता है? आपका 60 डेसिबल होता है। ध्वनि तीव्रता का मापन डेसिबल में किया जाता है। बिल्कुल मंद श्रव्य ध्वनि की तीव्रता स्तर 0 डेसिबल होता है। मनुष्य के लिए मानक ध्वनिक स्तर, मानक ध्वनि स्तर 60 डेसिबल होता है। कितना होता है आपका? 60 डेसिबल होता है। 38 नंबर प्रश्न पर आ जाइए। सभी एसिड के लिए आम तत्व है, सभी एसिड के लिए आम तत्व है ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन है। सभी एसिड के लिए आम तत्व है आपका हाइड्रोजन, HCl में देखिए हाइड्रोजन भी है। सभी एसिड के लिए 38 का डी हो जाएगा। सभी एसिड, सभी एसिड के लिए आम तत्व हाइड्रोजन है। सभी अम्ल अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन के धनात्मक H+ आयन उत्पन्न करते हैं, जैसे में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, नाइट्रिक अम्ल HNO3 आदि। HCl आपका क्या करेगा? HCl अब जल के साथ HCl जब रिएक्शन करेगा, है ना, तो H+ और क्या हो जाएगा आपका? Cl- में क्या करेगा? टूटेगा। HCl देख लीजिए, तो HCl का जब हम लोग तोड़ेंगे ना, तो H+ और Cl में क्या करेगा? टूट जाएगा। अम्लों का स्वाद क्या होता है? खट्टा होता है। ये मिथाइल ऑरेंज व नीले लिटमस को क्या कर देता है? लाल कर देता है। ये मिथाइल ऑरेंज
और नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल कर देता है। मिथाइल ऑरेंज और नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल कर देता है। एसिड मिथाइल ऑरेंज नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल कर देता है, मिथाइल ऑरेंज। अगला 39 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। निम्न में से विषम की पहचान करें। NaOH है ना, NaOH, CuOH का होल ट्वाइस, NH4OH, ZnOH का होल ट्वाइस, ठीक है ना। जिंक ऑक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, सोडियम NH4 अमोनियम हाइड्रोक्साइड, है ना। उसके बाद Na सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा बताइए, तो इसमें क्षारीय धातु है। तो जिंक आपका क्या है देख लीजिए, सोडियम, कॉपर और अमोनिया, ये सब आप क्षारीय प्रकृति का होता है, ठीक है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा आपका। विषम है, अलग है आपका, डी अलग है। देख लीजिए सोडियम NaOH, CuOH का होल ट्वाइस और NH4OH, ये सब क्षारीय प्रकृति बेसिक नेचर का है। लेकिन ZnOH का होल ट्वाइस ये आपका उभयधर्मी है, एम्फोटिक है, एम्फोटेरिक है। क्या है आपका, एम्फोटेरिक है, उभयधर्मी है, ठीक है ना। अगला 40 नंबर, यदि हम धावन सोडा को थोड़ी सी मात्रा लेते हैं, यदि हम धावन सोडा की थोड़ी सी मात्रा लेते हैं और इसमें लगभग 1 ml तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाते हैं तो हम क्या देखेंगे, हम क्या देखेंगे बताइए, क्या देखेंगे। केवल उदासीन अभिक्रिया होती है, केवल गैस निकलती है ना, केवल गैस निकलती है। तो आपका उसके बाद CO2 गैस तेज बुदबुदाहट के साथ निकलती है। ऑप्शन सी ये तो सही हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें क्वेश्चन में क्या बोल दिया है, यदि हम धावन सोडा में, है ना, धावन सोडा में थोड़ी सी मात्रा लेते हैं और उसमें लगभग 1 ml तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाते हैं तो हम क्या देखते हैं, क्या देखेंगे बताइए। यही देखना बचले है अब। तो अब देखना है, तो CO2 गैस तेज बुदबुदाहट के साथ निकलती है, CO2 गैस तेज बुदबुदाहट के साथ निकलती है, ठीक है ना। CO2 गैस क्या निकलती है आपका, तेज बुदबुदाहट के साथ निकलती है, ठीक है। तो 2HCl प्लस 2Na2CO3, 2NaCl प्लस CO2 प्लस H2O लिक्विड। जब हम धावन सोडा की थोड़ी सी मात्रा लेते हैं और इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाते हैं तो CO2 गैस तेज बुदबुदाहट के साथ निकलती है। CO2 गैस कैसे निकलती है, तेज बुदबुदाहट के साथ निकलती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से सही हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगला है 41 नंबर प्रश्न, किसी रासायनिक अभिक्रिया में विभिन्न भिन्न यौगिक वाले के लिए दो यौगिकों के बीच बॉन्ड या आयनों का विनिमय होता है। बॉन्ड या आयनों का विनिमय होता है, दो यौगिकों के बीच बॉन्ड या आयनों का विनिमय होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं दोहरी विस्थापन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, दोहरी विस्थापन। 41 का बी सही हो जाए। द्विविस्थापन अभिक्रिया में भिन्न यौगिक बनाने के लिए दो यौगिक के बीच आयनों का विनिमय होता है ना। यानी अलग अलग यौगिकों की ऋणायन और धनायन की दो पूरी तरह से अलग यौगिकों का निर्माण करते हुए स्थानों का अदला बदली करते हैं, ठीक है ना। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का उदाहरण, इसका उदाहरण डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का उदाहरण। अगला 42 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हाइड्रोजन परमाणुओं का सही अवरोही क्रम दर्शाता है। हाइड्रोजन परमाणु को सही अवरोही क्रम, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हाइड्रोजन परमाणु का सही अवरोही क्रम दिखाता है। एल्काइन, एल्कीन, अल्केन हाइड्रोजन परमाणुओं के सही अवरोही क्रम दिखाता है। तो अवरोही क्रम में जाना है। तो अल्केन के बाद क्या आ जाएगा, अल्कीन, उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हाइड्रोजन परमाणुओं का सही अवरोही क्रम दर्शाता है। हाइड्रोजन परमाणुओं का सही अवरोही क्रम दर्शाता है। हाइड्रोजन परमाणु का सही अवरोही क्रम कौन दर्शाता है बताइए। तो आपका अल्केन हो जाएगा, अल्कीन हो जाएगा, अल्काइन हो जाएगा। अल्केन, अल्कीन और क्या आ जाएगा आपका, अल्काइन। अल्केन हो जाएगा, उसके बाद अल्कीन हो जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा आपका, अल्काइन हो जाएगा।
तो अल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n प्लस 2 होता है। एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n प्लस होता है। एल्किन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है और एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n माइनस 2 होता है। ठीक है ना। तो एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n माइनस 2 होता है। अल्केन का सूत्र क्या होता है? CnH2n प्लस 2 होता है ना। अल्किन का सूत्र CnH2n होता है। स्पष्ट है कि हाइड्रोजन परमाणु का सही अवरोही क्रम दर्शाने पर क्रमशः एल्केन, एल्कीन, एल्काइन प्राप्त होते हैं। हाइड्रोजन परमाणु का सही अवरोही क्रम दर्शाने पर स्पष्ट है कि हाइड्रोजन परमाणु के सही अवरोही क्रम दर्शाने पर अवरोही क्रम दर्शाना है बे, ठीक है ना। अवरोही क्रम दर्शाने पर अल्केन, अल्कीन, अल्काइन क्या हो जाएगा आपका प्राप्त होगा। 43 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। अल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? अल्केन का सामान्य सूत्र है CnH2n प्लस 2 होता है। 43 का सी हो जाएगा, ठीक है ना। एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n प्लस 2 होता है। इसमें कार्बन परमाणुओं के मध्य कार्बन कार्बन बॉन्ड एकल बंध द्वारा पाया जाता है। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन आदि एल्केन का क्या है? उदाहरण है। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और एल्केन का क्या है? उदाहरण। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन आदि एल्केन का क्या है? उदाहरण। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन आदि किसका उदाहरण है? एल्केन का उदाहरण। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन आदि एल्केन का क्या उदाहरण है? मीथेन आपका CH4 होता है। इसमें कार्बन की परमाणु की संख्या 1 होती है। N बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, CH4 मीथेन। अगला 44 नंबर प्रश्न पर 44 नंबर प्रश्न पर आ जाइए। निम्नलिखित विकल्पों में से आणविक फॉर्मूला आईपीएक नाम सामान्य नाम में गलत सेट चुने, है ना। CH4 है और है H9OH, इसको बोलते हैं ब्यूटेनल, ब्यूटेनल, इसको ब्यूटेनल बोलते हैं। मीथेन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेनल, ठीक है ना। 4 दूना 8, 1 9, तो ब्यूटेनल 4 दूना 8, 8 2 10, ठीक तो है ये वाला। CH3OH, तो इसमें कितना हो जाएगा? इसको मेथेनल, 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 ये भी क्या आ जाएगा? ये भी आपका सही है। और आपका 3 नंबर देख लें, CH3H8OH, तो 3 दूना 6, दूना 8, प्रोपेनल आपका सी वाला गलत है। तो 2 दूना 4, 1 5, 6, 3 दूना 6, 2 8, 9, सी गलत है आपका। कार्बन में सी गलत है। वे कार्बनिक यौगिक जिसमें OH अभिक्रियात्मक, जिसमें OH अभिक्रियात्मक समूह एल्किल समूह के कार्बन परमाणु से सीधे सीधे रूप से जुड़ा होता है,